बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 4 दी सेल, इसका हम आगाज़ करेंगे और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चंद एक पॉइंट्स की, जो कि ये होंगे। वर्थ ऑफ चैप्टर सबसे पहले देखेंगे, कितना वेट है इसका। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, सेल के बारे में उसका तारुफ, उसकी डेफिनेशन वगैरह। टॉपिक हमारा मेन होगा इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी। मेनली हमारी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक पर होगी। फोर्थ पॉइंट में हम सेलिएंट फीचर ऑफ सेल थ्योरी, इनको डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को हम एंड करेंगे इंपॉर्टेंट सूटेबल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉसिबल क्वेश्चंस जो कि आज के डिस्कस किए जाने वाले पोर्शन से आ सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। तो शुरू करते हैं जी। पहला पॉइंट हमारा वर्थ ऑफ चैप्टर। वर्थ ऑफ चैप्टर से मुराद के पेपर के अंदर इस चैप्टर 4 यानी सेल वाले चैप्टर से कितने MCQs शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं और इसकी पेयरिंग किस चैप्टर के साथ है। MCQs एक ही आएगा इसमें से, शॉर्ट क्वेश्चन की तादाद 2 होगी, लॉन्ग क्वेश्चन 1 होगा, जबकि इस चैप्टर की पेयरिंग चैप्टर 12 न्यूट्रिशन के साथ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ सेल। सेल की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ सेल इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? वो लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यानी किसी भी जगह अगर हम लाइफ को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें, उसके स्ट्रक्चर की बात करें, उसके फंक्शन की बात करें, तो सेल क्या है? स्ट्रक्चर में भी बेस है, बुनियादी हैसियत का हामिल है, साथ ही साथ फंक्शन के एतबार से भी एज ए बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पे करता है, बेसिक फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इट इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ विच कैन कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। लाइफ, signs of life, symbols of life, activities of life, functions of life, activities या reactions of life, जितने भी हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑब्जर्व करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक स्मॉलेस्ट लेवल जिस पर हमें लाइफ के जो सिम्बल्स और साइंस नज़र आते हैं वो सेल ही है। इससे लोअर लेवल की तरफ जाएं, अगर हम ऑर्गेनेलीज की तरफ चलें या फिर उससे नीचे मैक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल एलिमेंट की तरफ जाएं, तो हमें लाइफ के साइंस और सिम्बल्स नहीं मिलते। सेल जो है, जैसे पूरा ऑर्गेनिज्म एक लाइफ और लिविंग एक्टिविटीज़ शो करता है, वैसे ही सेल भी क्या है? वो भी स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर सकता है, इसके अंदर भी एबिलिटी है, इट कैन परफॉर्म इट एक्ट एज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर एक्ट करता है, यानी सेल्स मिल के कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो पॉइंट है डिस्कशन का, दैट इज़ इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी। इमर्जेंस का मतलब होता है आगाज़, जबकि इम्प्लीकेशन का मतलब होता है नताइज। इसमें एक्चुअली इस पोर्शन के अंदर सेल थ्योरी के इस हिस्से के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट का रोल डिस्कस किया गया है। तो पहले साइंटिस्ट जो इम्प्लीकेशन और इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले जिन्होंने किया वो थे रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने सेल को डिस्कवर किया और अपनी डिस्कवरी को रिपोर्ट किया, पब्लिश किया अपनी एक मखसूस, एक ख़ास पब्लिकेशन के अंदर, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। अपनी इस डिस्कवरी में वो क्या कहते हैं? इनका कहना है कि इन्होंने एक प्लांट डेड मटीरियल लिया, यानी इसको इन्होंने कॉर्क का नाम दिया। कॉर्क की पतली थे, थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क लिया और उसको अपनी ही बनाई हुई माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्ज़र्व किया। तो माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्ज़र्व करने पर ये देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स नज़र आए और इन कंपार्टमेंट्स के बारे में इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रहे थे जैसे कि एक शहद की मक्खी का छत्ता होता है। हर एक कंपार्टमेंट को इन्होंने सेल का नाम दिया। और हुक की फाइंडिंग्स जो इन्होंने अपनी एनालिसिस, अपनी ऑब्जर्वेशंस पर एंड की, वो ये थी कि सेल इज़ एन एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय थिक वॉल। क्योंकि इनकी जो माइक्रोस्कोप थी जिसके नीचे ये कॉर्क का सेक्शन ऑब्जर्व कर रही थी, इतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन नहीं थी, इस वजह से इनको जस्ट कंपार्टमेंट्स या सेल ही नज़र आए, अंदर कुछ भी नज़र नहीं आया। इसलिए अपनी स्टेटमेंट पे उन्होंने कहा कि सेल क्या है? दे आर एम्प्टी स्पेसेस विच आर बाउंडेड बाय थिक वॉल, यानी खाली कंपार्टमेंट्स हैं, खाली जगह हैं जिनको बाहर से बाउंड्री ने, मोटी तह ने घेरा हुआ है, मोटी दीवार ने घेरा हुआ है। बहुत सारा वक्त ऐसा दरमियान में आया 1665 रॉबर्ट हुक के काम के बाद, जब किसी ने मज़ीद कुछ एडिशन नहीं किया सेल थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट 1805 में एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था लॉरेंस ओकेंस। इनकी स्टेटमेंट थी, ऑल लिविंग बीइंग्स रिजिनेट आर कंसिस्ट ऑफ वेसिकल और सेल्स।
शुरुआत में सेल के लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता रहा है जिसको वेजिकल्स कहा जाता है। वेजिकल का मतलब होता है छोटी थैली। सेल को वेजिकल भी कहा जाता था और लॉरेंस ओकन की स्टेटमेंट के मुताबिक कोई भी जानदार जो है वो हमेशा सेल या वेजिकल से वजूद में आएगा या फिर सेल या वेजिकल पर मुश्तमिल होगा। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे 1809 में जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क ने एक स्टेटमेंट दी सेल थ्योरी से रिलेटेड। इट वाज नोबडी कैन हैव लाइफ, कोई भी चीज़ तब तक जानदार नहीं हो सकती इफ़ या उसमें ज़िंदगी के आसार नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इफ़ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यू, अगर उसके जो अज्जा हैं वो सेलुलर टिश्यू पर मुश्तमिल ना हों आर नॉट फॉर्म बाय सेलुलर टिश्यू, या फिर उसकी बॉडी जो है वो सेलुलर टिश्यू पर मुश्तमिल ना हो। यानी जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क के मुताबिक कोई भी चीज़ तब तक जानदार नहीं कहला सकती जब तक कि वो सेलुलर टिश्यूज़ पर मुश्तमिल ना हो, सेलुलर टिश्यूज़ से मिलकर ना बनी हो, सेलुलर टिश्यूज़ जो मिलकर उसकी फॉर्मेशन ना कर रहे हो। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। 1830 में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन सेल थ्योरी के अंदर की। सेल थ्योरी से रिलेटेड चीज़ों में सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड दी, सेल से रिलेटेड स्टडीज़ के अंदर ही। और इनकी डिस्कवरी क्या थी? ही डिस्कवर न्यूक्लियस एंड रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। इनकी इस डिस्कवरी की वजह से हुक का आइडिया चेंज हो गया। और हुक का आइडिया क्या था? हुक का आइडिया बिल्कुल सिंपल, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने ये कहा था कि सेल इज़ एन एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय थिक वॉल। जब इन्होंने न्यूक्लियस की प्रेजेंस को डिस्कवर किया तो अब हुक का आइडिया रॉन्ग साबित हुआ, गलत साबित हुआ और ये चेंज हुआ कि सेल एम्प्टी स्पेस नहीं है बल्कि इसके अंदर भी इसके सब कंपोनेंट्स मौजूद हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट दो कट्टे थे जिनका ताल्लुक जर्मनी से था। उनमें एक थियोडर शेवान और दूसरे शेलाइडन थे। थियोडर शेवान के बारे में कहा जाता है ही वाज अ ज़ूलॉजिस्ट और 1819 में वो अपना काम कर रहे थे, जबकि शेलाइडन के बारे में कहा जाता है ही वाज अ बॉटनिस्ट और 1838 में वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे थे, अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे। ज़ूलॉजिस्ट होने के नाते शेवान जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट सेल की स्टडी जो है वो एनिमल्स में ऑब्जर्व कर रहे थे, जबकि शेलाइडन जो है वो बॉटनिस्ट होने के नाते प्लांट में सेल से रिलेटेड स्टडीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे। दोनों ने सेल थ्योरी प्रेजेंट की, दोनों ने सेल थ्योरी प्रोवाइड की और इनकी जो कंट्रीब्यूशंस थी उन दोनों को जब मिलाया गया तो कलेक्टिव हमारे पास कुछ रिज़ल्ट आए और वो सारी एक्चुअली क्या थी? सेल से रिलेटेड के पॉइंट थे, सेल से रिलेटेड उसके जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में थे। तो इन्होंने क्या देखा, चाहे शेलाइडन की बात करें, शेवान की बात करें, इन्होंने अपनी जो स्टडीज़ थी, एक्सपेरिमेंट्स थे, उनमें देखा कि किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस को कवर करने वाला फ्लूइड मौजूद है जिसको साइटोप्लाज्म का नाम दिया गया और फिर इन दोनों को कवर करने वाली एक बैरूनी तह मेम्ब्रेन जिसको कहा गया या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है वो मौजूद थी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि देयर इज़ एन एडिशनल मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की सूरत में एक इजाफी तह भी मौजूद होती है, लेकिन ये वाली तह सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ ऑब्ज़र्व की जाती है? ओनली इन प्लांट्स। दोनों के काम का जो निचोड़ था वो ये था कि न्यूक्लियस मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल ऑब्ज़र्व की जाती है। फिर नेक्स्ट सेल की डेफिनेशन के मुताबिक कहा गया कि सेल कुड बी ऑब्जर्व इन प्लांट एंड एनिमल। दोनों ने जब सेल की डेफिनेशन दी, शेलाइडन और शेवान ने, तो डेफिनेशन से ये साबित हुआ कि सेल क्या है? इट कैन बी ऑब्जर्व इन प्लांट एंड एनिमल। नेक्स्ट सेल थ्योरी की डेफिनेशन, सेल थ्योरी के मुताबिक जब देखा गया तो ये कहा गया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट, यानी जितने भी जानदार हैं वो सेल और सेल पर मुश्तमिल होते हैं। ये सेल और सेल से बनी हुई चीज़ों पर मुश्तमिल होंगे, उनकी फार्मेशन में सेल और सेल की बनी हुई चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर इन सभी चीज़ों के बाद देखा गया कुछ जनरलाइज चीज़ें सेल थ्योरी के बारे में, जो जितनी भी स्टडी हो चुकी थी, एनालिसिस सेल से रिलेटेड हो चुका था और सेल थ्योरी पेश की जा चुकी थी, उसके बारे में कहा गया कि इट इज़ अ फंडामेंटल जनरलाइजेशन, यानी ये एक बुनियादी असूल है। फंडामेंटल जनरलाइजेशन का मतलब होता है बुनियादी असूल, और वाकई में सेल थ्योरी क्या था? एक बुनियादी असूल था विच हैज़ वाइड रेंजिंग इफ़ेक्ट इन ऑल फील्ड्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, जिसके जो असरात थे वो तकरीबन बहुत ही वसी पैमाने पर सभी बायोलॉजिकल फील्ड्स के अंदर मौजूद थे, ज़ाहिर हो रहे थे। जब ज़ाहिर सी बात है सेल थ्योरी पेश की गई तो लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, और ज़ाहिर सी बात है काम शुरू हुआ दुनिया भर में तो क्या हुआ? बहुत सारी डिटेल इसमें मज़ीद ऐड होना शुरू हुई, जिससे क्या हुआ? इसमें एक्सटेंशन आई,
इट कुड एक्सटेंडेड, और एक्सटेंडेड का मतलब है वुसन, यानी ये आहिस्ता आहिस्ता वसी होती गई, इसमें और ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन ऐड होती चली गई। नेक्स्ट साइंटिस्ट 1855 में आते हैं, इनका ताल्लुक जर्मनी से था। ही वाज अ जर्मन फिजिशियन विच नेम इज़ रुडोल्फ विर्चू। फिजिशियन कहा जाता है ऐसे डॉक्टर को जो दवाइयों के ज़रिए इलाज करें। इनकी एक मशहूर स्टेटमेंट है सेल के बारे में और सेल थ्योरी से रिलेटेड, दैट वाज ओ मिनिस सेलुला ई सेलुला। ये जर्मन वर्ड्स हैं जो कि इन्होंने इसके सेल या सेल थ्योरी के बारे में कहे थे, ओ मिनिस सेलुला ई सेलुला, जिनका मतलब बनता है न्यू सेल वुड फॉर्म ओनली बाय डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल, यानी नए सेल हमेशा पहले से मौजूद सेल से वजूद में आते हैं। इनकी यानी वो जो ओमिनी सेलुलाई सेलुला की स्टेटमेंट थी उसका ये मतलब बनता था। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि दिस आइडिया ऑफ रुडोल्फ विर्चू वाज कंट्रेरी टू एबायोजेनेसिस हाइपोथेसिस, यानी कंट्रेरी का मतलब होता है मुखालिफ। तो रुडोल्फ विर्चू की जो स्टेटमेंट थी वो एबायोजेनेसिस हाइपोथेसिस के नज़रिए के बिल्कुल ही मुखालिफ थी। कैसे मुखालिफ थी? एबायोजेनेसिस ये कहता है कि लिविंग थिंग्स अराइज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। एबायोजेनेसिस का हाइपोथेसिस ये कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग अचानक से किसी नॉन लिविंग थिंग से वजूद में आती है, जबकि रुडोल्फ विर्चू ये कहते हैं कि नई चीज़ या जानदार चीज़ हमेशा पहले से मौजूद जानदार से वजूद में आती है। तो दोनों के जो नज़रियात थे, दोनों की जो बुनियाद थी वो मुख्तलिफ थी, इसीलिए कहा गया कि आइडिया ऑफ रुडोल्फ विर्चू वाज कंट्रेरी टू एबायोजेनेसिस। लेकिन साथ ही साथ एबायोजेनेसिस को एक एज हासिल था, वो ये इट वाज प्रिवेलिंग आइडिया, यानी उस वक्त ये बहुत आम आइडिया था और बहुत सारे लोग इस पर यकीन करते थे, बट कंट्रोवर्सल कुछ ऐसे भी थे जो इस पर यकीन नहीं करते थे, जिनको इस पर शक व शुबात थे कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, के मतलब कैसे कोई भी नॉन लिविंग थिंग से किसी जगह जहाँ लाइफ का कोई कंसेप्ट नहीं है वहाँ किस तरह लाइफ जो है वो स्टार्ट हो सकती है या जो है वो ज़िंदगी का वजूद हो सकता है। जी, नेक्स्ट साइंटिस्ट वाज लुइस पास्चर। 1862 ही प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन फॉर सेल थ्योरी, और इनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी? ही प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ टू विर्चू आइडिया। विर्चू ने अपनी स्टेटमेंट तो दी, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि कैसे न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म या न्यू सेल हमेशा पहले से मौजूद सेल या लाइफ हमेशा लाइफ से ही इवॉल्व होती है, वजूद में आती है। इनके पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन लुइस पास्चर ने विर्चू के आइडिया को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से साबित किया, उसको साबित किया एक्सपेरिमेंटली। इन्होंने स्टेटमेंट क्या दी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया कुड फॉर्म ओनली फ्रॉम एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में क्योंकि बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया था और बाकायदा साबित किया लोगों के सामने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके, और इन एक्सपेरिमेंट्स का जो कंक्लूजन था, जो नतीजा था वो ये निकला, इन्होंने दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया हमेशा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया की जब भी बात करें तो एक्चुअली हम लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल की बात करें। तो इन्होंने क्या कहा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया कुड बी फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया हमेशा पहले से मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया से ही वजूद में आ सकते हैं। अगर किसी जगह बैक्टीरिया होंगे तो उनसे नए बैक्टीरिया वजूद में आएंगे, अगर नहीं होंगे तो बैक्टीरिया वजूद में नहीं आएंगे। लुइस पास्चर का ये आइडिया जहाँ प्रूफ था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था विर्चू आइडिया के, वहीं ये क्या है? बिल्कुल अपोजिट था एबायोजेनेसिस के आइडिया के। बहरहाल विर्चू का आइडिया और साथ साथ सेल थ्योरी दोनों को मिला के लिविंग थिंग की डेफिनेशन दी गई। लिविंग थिंग्स आर केमिकल ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग थिंग क्या है? केमिकल की मखसूस तरतीब है, कंपोज ऑफ सेल, जो कि सेल से मिलकर बनी है, एंड कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स, जो कि क्या है? जिनके अंदर सलाहियत है कि वो नेक्स्ट रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे सेल बना सकते हैं, अपने जैसे जानदार पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट वाज अगस्त वेजमैन। 1880 में इन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी, और इन्होंने कंट्रीब्यूशन अपनी एक स्टेटमेंट के ज़रिए दी। इनकी स्टेटमेंट क्या थी? ऑल प्रेजेंटली लिविंग सेल्स हैव कॉमन ओरिजिन। जितने भी मौजूदा सेल्स हैं, जितने भी मौजूद सेल्स हैं, सब का जो ओरिजिन है, जबकि सब की जो बुनियाद है, जो सोर्स है, वो एक है। क्यों ऐसा कहा? बिकॉज दे हैव बेसिक सिमिलरिटीज़ इन स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल। ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि सभी सेल या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ओरिजिन है वो कॉमन है? क्योंकि इन्होंने ये देखा कि
बुनियादी तौर पे बेसिकली स्ट्रक्चर के अंदर और मॉलिक्यूल के अंदर सेल्स में क्या है, सिमिलरिटीज़ पाई गई। तो इन सिमिलरिटीज़ को देखते हुए अगर स्पेसमैन ने कहा कि जितने भी सेल मौजूद हैं सब का जो ओरिजिन है वो सेम होगा। किस वजह से? क्योंकि इनमें ये स्ट्रक्चर के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर सिमिलरिटीज़ हैं और ये सिमिलरिटीज़ फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ थी, बुनियादी ममासलतें थी, बेसिक सिमिलरिटीज़ थी जो कहाँ कहाँ ऑब्जर्व की गई, इन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल की कंपोजिशन या केमिकल्स की बनावट के अंदर, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिज्म के अंदर और इवन इन स्ट्रक्चर। तो इन बेसिक सिमिलरिटीज़ को जो कि केमिकल कंपोजिशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व की गई, इनको देखते हुए स्पेसमैन ने ये कहा था कि सभी सेल्स का जो ओरिजिन है वो कॉमन है। लेकिन साथ ही साथ ये कहा गया कि बेशक बेसिकली ये सिमिलर हैं, बुनियादी तौर पे इनमें सिमिलरिटी है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली दे आर वर्सटाइल, यानी सभी सेल बुनियादी तौर पे ममासलत रखते हैं, वो सिमिलर हैं, लेकिन अगर हम उनकी खसूसियात को ख़ास उनकी स्पेशलाइजेशन के अतबार से देखें, दे आर वर्सटाइल, यानी उनमें डिफरेंस मिलेगा, उनमें हमें उनके अंदर बहुत सारी डिफरेंसेस ऑब्ज़र्व करने को देखने को मिलेंगे। इसके बाद साथ ही साथ ये कहा गया कि सेल थ्योरी इज़ अ यूनिफाइंग कंसेप्ट, यूनिवर्सल कंसेप्ट है जो दुनिया भर में माना जाता है। इन सभी कंट्रीब्यूशंस को मिला के, सभी साइंटिस्ट की जो एनालिसिस थे, ऑब्जर्वेशन थे, उनको मिला के सेल थ्योरी के 3 बुनियादी नुकात बनाए गए जिनको हम कहते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। उनमें पहला पॉइंट था ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, सभी जानदार एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं या एक या एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने होते हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल, कोई भी नया सेल हमेशा या जितने भी सेल है वो हमेशा पहले से मौजूद सेल से वजूद में आते हैं। और तीसरा पॉइंट था सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? ये बुनियादी हैसियत रखता है स्ट्रक्चर के एतबार से भी, फंक्शन के एतबार से, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लाइफ के अंदर। हमारा इस वीडियो का लास्ट पोर्शन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो पोर्शन हमने डिस्कस किया उसमें से कौन कौन से शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज़ बन सकते हैं जिनको हमने ख़ास तौर पे तैयार करना है, जिन पर हमें ख़ास तवज्जो देनी होगी। सबसे पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है और आइंदा भी इसके रिपीट होने के चांसेस हैं। इसे एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, इसके सेलिएंट फीचर्स को आपने तैयार करना है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। फिर विर्चू आइडिया, विर्चू का आइडिया से एमसीक्यूज़ किसी भी पहलू से पूछा जा सकता है और इवन इसकी कंट्रीब्यूशन पूछी जा सकती है। राइट अ नोट ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ रुडोल्फ विर्चू। रॉबर्ट ब्राउन की जो फाइंडिंग थी, जो उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, वो एज एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है। या फिर रॉबर्ट हुक के बारे में कहा जाता है कि इन पर नोट आ सकता है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन कि आप इनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में बताएं, या फिर रॉबर्ट हुक से रिलेटेड कोई भी पॉइंट एज ए एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है। होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। उम्मीद है आप इनको अच्छे तरीके से समझेंगे और तैयार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।